हालात बदल चुके थे। इतनी देरी काफी थी कि दवा अपना पूरा असर दिखा दे। उनके सामने खड़ा ये लड़का अब उनके चॉपिंग बोर्ड पर मांस का टुकड़ा बन चुका था। अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो क्यों न आजमा कर देखें? विक्की राठौड़ ने धीरे से अपनी ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड उठाई और उसकी नोक सीधे तिलोत्मा की भवों की ओर थी। हाँ, दिखावा करने से क्या फायदा? मुझे नहीं लगता कि आप कोई बड़ी लहरें ला सकते हैं। तिलोत्मा ने अचानक कदम बढ़ाया। उसका पूरा शरीर पलक झपकते ही एक परछाई बन गया और वो सबसे पहले हमला करने के लिए आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ घुमाए और 2 चाप के आकार की मंदारिन डक नाइफ्स तुरंत निकल पड़ी। जैसे छिपे हुए हथियार विक्की की गर्दन की ओर बढ़ी। कोई भी तेज नजर वाला देख सकता था कि दोनों मंदारिन डक नाइफ्स के हैंडल पर 2 खास स्टील के तार लटक रहे थे। मास्टर तिलोत्मा, मैं आपकी मदद करता हूँ। जैसे ही तिलोत्मा ने हरकत की, मयंक देव पीछे नहीं रहे। वो अचानक उछले, अपने हाथ में स्टील की स्वॉर्ड उठाकर हुआशान की ताकत से वार करते हुए विक्की के सिर पर काटने लगे। दोनों एक के बाद एक चले, घातक मूव्स के साथ, और उनके हमलों का टाइमिंग इतना सटीक था कि शुरुआत और अंत को देखना मुश्किल था। बेकार की बातें। विक्की ने अपनी कलाई हिलाई और ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड तुरंत एक झटके में बाहर निकल आई। फुश! एक अर्ध चंद्रमा के आकार का काला स्वॉर्ड लाइट तुरंत निकल पड़ा। काला स्वॉर्ड लाइट हवा में फूल गया और पलक झपकते ही करीब 10 मीटर लंबा हो गया। जैसे एक विशाल डेथ सिकल, उसने तिलोत्मा और मयंक देव को एक साथ अपनी चपेट में ले लिया। खनक, खनक। तिलोत्मा की मंदारिन डक नाइफ सबसे पहले हमले का सामना कर रही थी और स्वॉर्ड लाइट से सीधे टुकड़े टुकड़े हो गई, जैसे चाकू से टोफू काटना। क्या? तिलोत्मा का चेहरा बदल गया और सोचने का समय नहीं था। विशाल खतरे की भावना ने उसे हवा में अपने शरीर को मरोड़ने पर मजबूर किया। जब वो बचाव की हरकत कर रही थी, तब तक डरावना काला स्वॉर्ड लाइट उसके शरीर के पास से गुजर चुका था। भले ही कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ, स्वॉर्ड की ठंडी हवा ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो बर्फ के तहखाने में गिर गई हो, और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन था कि अगर वो समय पर नहीं हटी होती तो वो टुकड़े टुकड़े हो चुकी होती। उफ! तिलोत्मा तो बच गई, लेकिन मयंक देव भारी खतरे में था, क्योंकि उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर का शिकार होने के बाद भी विक्की की स्वॉर्ड लाइट इतनी तीक्ष्ण और डरावनी होगी, जैसे कि वो दुनिया को तबाह कर सकती हो। जब उसने अपनी स्वॉर्ड उठाकर काटा, उसका शरीर अभी हवा में था और वो बिल्कुल नहीं हट सकता था। वो सिर्फ आक्रामक से रक्षात्मक मोड में बदल सका, गोल्डन स्वॉर्ड को अपने सामने रखकर, और साथ ही अपने पूरे शरीर की गैंग क्यूई को एक्टिवेट करके एक मोटी प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। स्वॉर्ड लाइट गोल्डन स्वॉर्ड से जोर से टकराई और विशाल ताकत ने गोल्डन स्वॉर्ड को धनुष की तरह मोड़ दिया। यहाँ तक कि 1000 बार तपाई गई ब्लेड पर हल्की सी दरारें भी पड़ गईं। साथ ही स्वॉर्ड लाइट में मौजूद एनर्जी फट पड़ी, सीधे गोल्डन स्वॉर्ड को पार करके मयंक देव की छाती पर भारी प्रहार किया। आह! मयंक देव चीख पड़ा और मौके पर ही 10 मीटर दूर उड़ गया। उसके मुंह से खून का एक फव्वारा हवा में ऊंचा छूटा, जिससे खून की धुंध बनी। सभी को हैरान कर दिया। क्या? मयंक देव को एक स्वॉर्ड लाइट से उड़ा दिया गया। ये देखकर बाकी मास्टर्स के चेहरे बदल गए और वे स्तब्ध रह गए। मयंक देव गोल्डन ब्लेड सेक्ट के हेड थे, दक्षिण पश्चिम के 5 बड़े मास्टर्स में से एक, और बेहद ताकतवर। ऐसे शख्स का एक स्वॉर्ड लाइट को भी न रोक पाना अविश्वसनीय था। मेरे सामने ये लड़का कितना ताकतवर है? जमीन पर गिरने के बाद मयंक देव का शरीर कांप उठा और उसने फिर से खून की उल्टी की। उसका चेहरा सुनहरे कागज जैसा हो गया और वो कुछ देर के लिए खड़ा नहीं हो सका। कैसे मुमकिन है? क्या आपको 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर नहीं लगा? मयंक देव ने कांपते हाथ से विक्की की ओर इशारा किया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। उसने पहले साफ देखा था कि विक्की वाकई 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर से बने धुएं का शिकार हो गया था। अब तक
दवा का असर पूरी तरह से दिखना चाहिए था। आमतौर पर इस पल में विक्की अपनी ताकत खो चुका होना चाहिए और कोई बड़ी लहरें नहीं ला सकता था। लेकिन अभी जो स्वॉर्ड उसने मारी, न सिर्फ वो जरा भी कमजोर नहीं थी, बल्कि उसमें दुनिया को तबाह करने की ताकत थी। ये बिल्कुल डरावना था। क्या हुआ? 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर लगने के बाद भी विक्की इतनी ताकतवर स्ट्रेंथ क्यों दिखा पा रहा था? किसने कहा कि मुझे 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर का जहर लगा? विक्की ने एक हाथ में स्वॉर्ड पकड़े हुए ठंडी नजरों से देखा। उसकी गहरी कल्टिवेशन की बात तो छोड़ ही दें, वो 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर से डरता नहीं था। सिर्फ उसकी अभेद्य फिजिक ही दवा के असर को बेअसर करने के लिए काफी थी। इस दुनिया में 10 अजीब जहरों को छोड़कर कोई भी जहर उसकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता था। आपको जहर नहीं लगा? मयंक देव हैरान रह गया। इधर उधर देखते हुए उसकी नजरें आखिरकार तिलोत्मा पर टिक गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या तिलोत्मा ने गलती की थी? नहीं, नामुमकिन। तिलोत्मा ने तुरंत सिर हिलाकर विरोध किया। मैंने साफ देखा कि 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर आपके शरीर में घुस गया था। आप बिल्कुल सही सलामत नहीं हो सकते। आपने क्या चाल चली? 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर आम जहर धुएं से अलग है, बल्कि इसे खास तौर पर मार्शल आर्ट्स मास्टर्स के लिए बनाया गया है। जरा सा भी काफी है कि आपकी कल्टिवेशन लेवल कम हो जाए। विक्की की बॉडी प्रोटेक्टिंग एनर्जी अभी टूटी थी और 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर का सामना करना नामुमकिन था, जब तक कि सामने वाले के पास एंटीडोट न हो। मैं आपको निराश करता हूँ। मैं सभी जहरों से अभेद्य हूँ और 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर का जहर मेरे लिए बेकार है। विक्की ने भावहीन चेहरा बनाए रखा। क्या? सभी जहरों से अभेद्य? ये शब्द सुनते ही सभी हैरान दिखे। उन्होंने अनगिनत बार हिसाब लगाया था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि विक्की में 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर के असर को नजरअंदाज करने की काबिलियत है। ये लड़का इंसान है भी। तुम झूठ बोल रहे हो। तिलोत्मा ने पागलपन से सिर हिलाया। इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। सभी जहरों से अभेद्य होना तो बस बकवास है। मैंने दुनिया में ऐसे शख्स के बारे में कभी नहीं सुना। चाहे माने या न माने, मैं आपसे बात करने में आलस कर रहा हूँ। जो कुछ आपने मुझे पहले दिया, वो सब लौटा दूंगा। अगर आप खजाना सौंप दें, तो मैं आपकी जान बख्श दूंगा, वरना मैं बिना रहम के मार डालूंगा, विक्की ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी भयानक दुश्मन का सामना कर रहे हों। अगर विक्की को जहर नहीं लगा, तो अभी की उसकी स्वॉर्ड की ताकत को देखते हुए वो उन सबको खत्म करने के लिए काफी थी। आज उन्हें डर था कि चिकन चुराने की कोशिश में चावल खो बैठेंगे। हाँ, दिखावा मत करो। मत सोचो कि मुझे नहीं पता। अभी की वो स्वॉर्ड सिर्फ तुम्हारी आखिरी चमक थी। अब शायद तुम्हारी हवा निकल चुकी है। तिलोत्मा की नजरें ठंडी थी, जैसे कि मैंने तुम्हें भाप लिया हो। सचमुच? अगर आपको लगता है कि मेरी हवा निकल चुकी है, तो आगे बढ़कर आजमा कर देखें, विक्की ने तंज कसते हुए कहा। आपको लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगी? तिलोत्मा ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा। मास्टर मयंक, ये लड़का बस दिखावा कर रहा है, इसके डर में मत आइए। अगर आप मेरी मदद करते रहे, तो हम जरूर जीतेंगे। मयंक देव की आंखें फड़की और वो गाली देने से खुद को मुश्किल से रोक पाए। मैं पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका हूँ और खून की उल्टियाँ कर रहा हूँ। फिर भी आप मुझे आगे बढ़ने को कह रही हैं? क्या आप मुझे सचमुच बलि का बकरा बनाना चाहती हैं? वैसे भी इस लड़के की जोश भरी हालत देखकर ये कहाँ से लगता है कि इसकी हवा निकल चुकी है? अगर एक और हैरान करने वाला स्वॉर्ड अटैक हुआ, तो क्या मुझे मौके पर ही दम तोड़ना पड़ेगा? मास्टर तिलोत्मा, आप गोल्डन ब्लेड सेक्ट की शानदार हेड, जो दुनिया में इतने रुतबे वाली है, क्या इस लड़के से डर रही हैं? मयंक देव का जवाब न देखकर तिलोत्मा ने उकसाने की तरकीब अपनाई। अगर कोई उनके लिए आगे बढ़े, तो वो स्वाभाविक रूप से अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगी। मास्टर तिलोत्मा, मैं गंभीर रूप से घायल हो चुका हूँ। डर है कि अब और लड़ नहीं पाऊंगा,
तो मैं सिर्फ आपके लिए साइड से सपोर्ट कर सकता हूँ। मयंक देव ने कुछ बार खासा कमजोरी का नाटक करते हुए कहा, चूंकि आपको यकीन है कि ये लड़का अपनी आखिरी सांसों पर है और आपके मंदारिन डक सेक्ट की ताकत इसे पकड़ने के लिए काफी है, तो मैं और कुछ नहीं करूंगा। अरे, अगर मुझे धोखा देना है तो मुझे बलि का बकरा मत बनाइए। मास्टर मयंक, क्या आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करते? तिलोत्मा ने भवें सिकोड़ी। बात भरोसे की नहीं, लाचारी की है। मयंक देव ने अपनी छाती पकड़कर फिर से जोर जोर से खांसना शुरू किया। साफ था कि वो अब और जोखिम नहीं लेना चाहता था। ठीक है, अगर मास्टर मयंक एक्शन लेने से मना कर रहे हैं तो हम खुद करेंगे। तिलोत्मा भले ही नाराज थी, लेकिन आसानी से गुस्सा नहीं दिखा सकती थी। उसने अपने पास खड़े 2 मंदारिन डक सेक्ट के मास्टर्स को आदेश दिया, आप दोनों एक साथ आइए और सामने से हमला करें। मैं पीछे से मौका देखूंगी। क्या? ये सुनकर दोनों मंदारिन डक सेक्ट के मास्टर्स के चेहरों पर ठंडक छा गई और वो थोड़ा घबरा गए। गोल्डन ब्लेड सेक्ट के हेड मैंग देव को भी विक्की राठौर की एक स्वॉर्ड ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था, तो उनकी क्या बिसात? अगर विक्की को सचमुच जहर नहीं लगा था, तो क्या अब आगे बढ़ना अपनी मौत को बुलावा देना नहीं होगा? क्या? मेरी बात भी नहीं मानेंगे? तिलोत्मा का चेहरा और सख्त हो गया। मास्टर, क्या आप पक्का कह सकती है कि उस शख्स को जहर लगा है? एक मंदारिन डक सेक्ट के मास्टर ने हिचकते हुए पूछा। बकवास! मैंने कब आपको धोखा दिया? जल्दी करो और काम शुरू करो। अगर और देर हुई तो उसकी ताकत जल्दी ही वापस आ जाएगी। तिलोत्मा ने जल्दबाजी दिखाई। 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर का असर एक ताकतवर मार्शल आर्ट्स मास्टर पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। विक्की ने पहाड़ को हिलाकर बाघ को डराने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे ये मौका कतई नहीं देगी। लड़ो! दोनों मंदारिन डक सेक्ट के मास्टर्स ने एक दूसरे को देखा और थोड़े दृढ़ निश्चय के साथ विक्की की ओर दौड़े। तिलोत्मा ने मंदारिन डक नाइफ पकड़ी और स्थिर खड़ी रही, मौके का इंतजार करती रही। जैसे ही विक्की में जरा सी भी कमजोरी या थकान दिखे, वो तुरंत आगे बढ़कर घातक वार कर देगी। मरो! दोनों मंदारिन डक सेक्ट के मास्टर्स, एक बाएं और एक दाएं, ने एक साथ अपनी तलवारें निकाली और बेहद तेज गति से विक्की के ऊपरी और निचले 3 रास्तों पर हमला किया। विक्की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने बस अपनी स्वॉर्ड को आगे की ओर लहराया। फुश! एक अर्धचंद्रमा के आकार का काला स्वॉर्ड लाइट फिर से निकल पड़ा, बिजली की गति से दोनों मंदारिन डक सेक्ट के मास्टर्स की ओर काटता हुआ। ये स्वॉर्ड इतनी तेज थी कि भले ही दोनों मंदारिन डक सेक्ट के मास्टर सावधान थे, वे बिल्कुल जवाब नहीं दे पाए। उनके सामने काला प्रकाश चमका और स्वॉर्ड लाइट उनकी गर्दन से होकर गुजर गई, बिना कोई आवाज किए। अजीब और घातक। दोनों मंदारिन डक सेक्ट के मास्टर्स के शरीर अचानक तेज दौड़ते हुए रुक गए, फिर उनके शरीर अलग हो गए और उनके सिर जमीन पर गिर पड़े। वो 2 जोड़ी चौड़ी आंखें सीधे तिलोत्मा की ओर देख रही थी, जैसे कि उनके पास अनकही शिकायतें हों। 2 मंदारिन डक सेक्ट के मास्टर्स को विक्की ने एक स्वॉर्ड से मार डाला और वे आंखें खुली छोड़कर मर गए। दोनों एल्डर्स के सिर जमीन पर लुढ़कते देख तिलोत्मा की पलकें डर से उछल पड़ी और तुरंत ठंडा पसीना छूटने लगा। उसे हमेशा लगता था कि विक्की अपनी आखिरी सांसों पर है और अभी की वो कठोर बातें बस दिखावा थी। लेकिन अब उसे सचमुच एहसास हुआ कि विक्की कितना ताकतवर था। एक स्वॉर्ड से 2 हाफ स्टेप मास्टर लेवल मास्टर्स को मार देना, ये साफ तौर पर 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर का शिकार होने की निशानी नहीं थी। क्या वाकई वो सभी जहरों से अभेद्य था? कमाल है। अच्छा हुआ कि मैं अभी आवेश में नहीं आया, वरना अब तक ठंडा हो चुका होता। मयंक देव ने गला घोंटा। विक्की को देखने वाली उसकी आंखों में डर भरा था। उसने कभी इतने ताकतवर शख्स का सामना नहीं किया था, जो 20 की उम्र में हो, लेकिन इतनी डरावनी ताकत रखता हो। यहाँ तक कि दक्षिण पश्चिम का नंबर 1 माना जाने वाला अद्वैत मोहन भी अकेले लड़ने पर शायद उससे कोई फायदा न ले पाए। आप ऐसा कैसे?
तिलोत्मा इतनी हैरान थी कि पूरी बात नहीं बोल पाई और उसका शरीर हल्के से कांपने लगा। विक्की की अभी की 2 स्वॉर्ड्स वाकई डरावनी थी। पहली स्वॉर्ड ने गोल्डन ब्लेड सेक्ट के लीडर मयंक देव को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दूसरी स्वॉर्ड ने 2 हाफ स्टेप मास्टर लेवल मास्टर्स को सीधे मार डाला। पहले और बाद की सिर्फ 2 स्वॉर्ड से उसने हालात को आसानी से तोड़ दिया और उसे खतरे में डाल दिया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करना है। आप बहुत चालाक हैं। खुद कुछ न करके अपने 2 मातहतों को बेकार में मरने दिया। आप वाकई एक शानदार लीडर हैं। विक्की ने एक हाथ में स्वॉर्ड पकड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। मरो, तिलोत्मा, जैसे किसी भयानक दुश्मन का सामना कर रही हो, ने अपनी आस्तीन लहराई और सबसे पहले हमला किया। फुश फुश, ढेर सारे छिपे हथियार निकल पड़े, तूफान की तरह विक्की की ओर दबाव डालते हुए। इन छिपे हथियारों में एक आइस नीडल भी थी। आइस डिवाइन नीडल मंदारिन डक सेक्ट के पूर्वजों से मिला हुआ खजाना था। इसकी तबाही की ताकत जबरदस्त थी और इसमें फ्रीजिंग इफेक्ट भी था। यहाँ तक कि एक मार्शल आर्ट्स मास्टर अगर आइस नीडल का शिकार हो जाए तो उसकी मेरिडियंस तुरंत सील हो जाती थी और उसका शरीर जम जाता था। बस आइस नीडल्स की संख्या बहुत कम थी, कुल मिलाकर सिर्फ 3। उसने सालों पहले खतरे में एक का इस्तेमाल किया था। विक्की की प्रोटेक्टिव एनर्जी तोड़ने के लिए उसने अभी दूसरी का इस्तेमाल किया था। अब ये आखिरी थी और उसका एकमात्र मौका था बाजी पलटने का। अगर ये आइस नीडल विक्की को लग जाए तो वो अभी भी हार को जीत में बदल सकती थी। तो क्या हुआ अगर वो सभी जहरों से अभेद्य है? आइस डिवाइन नीडल के सामने वो अभी भी बेकार था। फुश, ढेर सारे छिपे हथियारों का सामना करते हुए जो उसकी ओर आ रहे थे, विक्की ने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने अपना हाथ उठाया और एक और स्वॉर्ड से वार किया। काला स्वॉर्ड लाइट फिर से निकल पड़ा, ढेर सारे छिपे हथियारों को तबाही की ताकत से चूर चूर कर दिया। लेकिन जैसे ही काला स्वॉर्ड लाइट गुजरा, एक नीली आइस नीडल जो हल्की चमक बिखेर रही थी, जैसे पानी से निकलता हुआ सांप, अजीब ढंग से स्वॉर्ड लाइट को भेद कर विक्की की भवों की ओर बढ़ी। मेरी आइस नीडल के नीचे मरने के लिए तुम्हें काफी गर्व होना चाहिए। ये दृश्य देखकर तिलोत्मा के मुंह के कोने पर एक ठंडी हंसी उभर आई। आइस डिवाइन नीडल हर तरह की ऑरा को तोड़ने में माहिर थी, इसलिए वो आसानी से स्वॉर्ड लाइट को भेद सकती थी। इस वक्त विक्की ने अपनी स्वॉर्ड लहरा दी थी और कोई बचाव की हरकत नहीं कर सकता था। आइस डिवाइन नीडल की गैंग क्यूई तोड़ने की काबिलियत के साथ अगर ये टारगेट को लग जाए तो बेसिकली ये एक हिट में मार डालेगी। तो तिलोत्मा ने तय कर लिया था कि विक्की जरूर मरेगा। अरे, नाजुक मौके पर विक्की ने भवे सिकोड़ी बिजली की तरह अपना हाथ उठाया और 2 उंगलियों से पास आ रही आइस नीडल को जकड़ लिया। बस थोड़ा सा और लगभग लग ही गई थी। उसे मानना पड़ा कि ये छिपा हथियार वाकई अजीब था। ये बिना आवाज के था, बचाव करना मुश्किल था। ये स्वॉर्ड के वार को भी नजरअंदाज कर सकता था और इसे सिर्फ फिजिकल ताकत से ही पकड़ा जा सकता था। अगर उसकी तीक्ष्ण संवेदना न होती तो शायद वो इसे पकड़ नहीं पाता। इसके अलावा भले ही आइस नीडल को जकड़ लिया गया हो, उससे निकलने वाली ठंडक अभी भी हड्डियों तक गहरे में उतर रही थी। विक्की राठौर की उंगलियां और बाहें नग्न आंखों से देखते ही देखते जमने लगीं। कोई भी जमी हुई जगह से जरा सा भी ट्रू एनर्जी नहीं उठा सकता था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं कि अगर ये चीज शरीर में इंजेक्ट हो जाए तो वो बर्फ की मूर्ति में बदल जाएगा और चाहे कितनी भी गहरी कल्टिवेशन हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि उसने तिलोत्मा और बाकियों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उनके इस्तेमाल किए तरीकों ने उसे हैरान कर दिया। पहले 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर, फिर आइस डिवाइन नीडल और तरह तरह के किलिंग मूव्स एक के बाद एक सामने आते रहे। अगर उसकी रियल्म की ताकत दबाव में न होती तो उसे वाकई कोई फायदा नहीं मिलता। सचमुच किसी भी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, शायद किसी दिन गटर में पलट जाए। वाओ! विक्की का शरीर हिला
और उसकी बाहों पर जमी बर्फ टूटकर जमीन पर गिर गई। कैसे हो सकता है? तिलोत्तमा चौंक गई। उसके चेहरे पर डर का भाव था। अभी की स्थिति एक घातक स्थिति थी। आमतौर पर कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता था। न सिर्फ विक्की सही सलामत था, बल्कि उसने आइस डिवाइन नीडल को भी जकड़ लिया। उसे वाकई समझ नहीं आया कि सामने वाला ये कैसे कर पाया। आपको इतना ही चुपके से हमला करना पसंद है ना? तो मैं इसे आपको वापस करता हूँ। विक्की ने आंखें सिकोड़ी और अपनी उंगली से एक झटका दिया। एक हल्की सी चीख के साथ उसकी उंगलियों पर मौजूद आइस नीडल तेज गति से तिलोत्तमा की ओर निकल पड़ी। तिलोत्तमा के साइलेंट अटैक के उलट विक्की द्वारा वापस की गई आइस नीडल बेहद दबंग थी और इसमें हवा और गड़गड़ाहट की आवाज थी। जहां से ये गुजरी वहां तबाही मच गई और कुछ भी इसे रोक नहीं सका। तिलोत्तमा डर से चीख पड़ी और जल्दी से दो छोटी नाइफ्स निकालकर अपनी छाती के सामने रख लीं। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। आइस डिवाइन नीडल ने आसानी से दोनों डैगर्स को भेद दिया और फिर तिलोत्तमा की छाती पर जोरदार प्रहार किया। तुरंत बाद तिलोत्तमा को लगा जैसे उसे ट्रेन ने टक्कर मार दी हो और वो 10 मीटर से ज्यादा दूर उछल गई। उसके मुंह और नाक से खून का फव्वारा छूटा और उसका चेहरा राख जैसा हो गया। अगर उसने सॉफ्ट प्रोटेक्टिव आर्मर न पहना होता तो अभी का इंजेक्शन उसे मारने के लिए काफी था। फिर भी भले ही वो मरी नहीं, आइस डिवाइन नीडल की डरावनी ताकत और पोक गैंग क्यूई की खासियत ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसकी मेरिडियंस को नुकसान पहुंचा। वो हालत मयंक देव से कुछ ज्यादा दयनीय थी। आप आखिर है कौन? तिलोत्तमा आधा जमीन पर लेटी थी। अपनी भारी देह को मुश्किल से अपनी बाहों से सहारा दे रही थी। हैरानी के अलावा उसके आकर्षक चेहरे पर डर भी था। विक्की की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। सामने वाले द्वारा दिखाया गया दबाव और दुनिया को तबाह करने की ताकत मास्टर की सीमा से आगे थी। यहाँ तक कि दक्षिण पश्चिम का टॉप मास्टर अद्वैत मोहन भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता था, नहीं इतना डरावना दबाव दे सकता था। अचानक उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आया। क्या ये लड़का जो सामने है वो ग्रैंडमास्टर रियल्म तक पहुंच चुका है? 20 की उम्र में ग्रैंडमास्टर। ये इंसान भी है? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपको कातिलाना इरादे नहीं रखने चाहिए थे। विक्की ने बोलते हुए धीरे धीरे ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड उठाई। मुझे मत मारिए। अपने व्यवहार में एक पतली लकीर छोड़े ताकि भविष्य में फिर मुलाकात हो सके। अगर आप मुझे जिंदा रहने का वादा करें तो मैं तुरंत मंदारिन डक सेक्ट के सारे खजाने छोड़ दूंगी। तिलोत्तमा घबरा गई और रहम की भीख मांगने लगी। मैंने आपको मौका दिया था, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। अगर ऐसा है तो मुझे क्रूर होने के लिए दोष न दें। विक्की अडिग रहा। जैसे ही वो स्वॉर्ड से वार करने वाला था, अचानक एक तेज चीख गूंजी। रुकिए, अगर आपने कोई हरकत की तो मैं इस औरत को तुरंत मार दूंगी। रुकिए, अगर आपने कोई हरकत की तो मैं इस औरत को तुरंत मार दूंगी। पीछे से एक तेज चीख की आवाज आई। विक्की ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि मंदारिन डक सेक्ट और गोल्डन ब्लेड सेक्ट के मास्टर्स का एक ग्रुप नैना राय को बंधक बनाकर होटल से बाहर आ रहा था। अवीला की नाइफ नैना राय की गर्दन पर थी और उसकी आंखें खास तौर पर खतरनाक थीं। विक्की ने हल्के से भवें सिकोड़ी। कातिलाना इरादे चुपके से पनपने लगे। उसे आखिरकार समझ आया कि आज रात मंदारिन डक सेक्ट और गोल्डन ब्लेड सेक्ट का अचानक हमला सबसे ज्यादा संभावना अवीला से जुड़ा था। ये औरत वाकई सुधरने वाली नहीं थी। जब फैंसीसी एलायंस ने उसे घेर लिया था, अगर नैना राय बचाव के लिए न आती तो अवीला मर चुकी होती। अब अच्छा ये कि सामने वाली ने कृतज्ञता नहीं दिखाई, बल्कि एहसान का बदला दुश्मनी से दिया और नैना राय की गर्दन पर नाइफ रख दी। कमाल है, अब भी खड़े क्यों हैं? स्वॉर्ड नीचे रखिए। अवीला सावधानी से पीछे छिपी थी। उसके हाथ में ब्लेड नैना राय की कैरोटिड आर्टरी के करीब थी। उसे पता था कि विक्की को नैना राय से लगाव था और वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। बैंग! विक्की ने बिना
हीचक के ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड को सीधे जमीन पर फेंक दिया। इन लोगों से निपटने के लिए स्वॉर्ड हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। स्वॉर्ड को लात मारकर मेरी ओर भेजिए और ध्यान रखिए, अवीला ने फिर से आदेश दिया। विक्की ने सिर हिलाया और स्वॉर्ड के हैंडल को लात मारी। ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड जमीन पर सटकती हुई दसियों मीटर दूर गई और आखिरकार अवीला के सामने रुक गई। ये दृश्य देखकर सभी ने राहत की लंबी सांस ली। विक्की की अभी की स्वॉर्ड्स की ताकत इतनी डरावनी थी कि दोनों मास्टर्स भी उन्हें झेल नहीं पाए। अगर सामने वाले के हाथ में स्वॉर्ड हो तो वो सब मिलकर भी बस आग में झोंके जाने वाले पतंगे होंगे। विक्की की स्वॉर्ड हटने के बाद ही उनकी बेचैनी कुछ हद तक शांत हुई। शाबाश, शाबाश, आप वाकई मेरी अच्छी शिष्या हैं, आपने कमाल कर दिया। बंधक को देखकर तिलोत्मा खुशी से फूली नहीं समाई। अभी उसे लगा था कि वो मरने वाली है, लेकिन नाजुक मौके पर अवीला ने बंधक बनाकर आगे बढ़कर उसे खतरे से बचा लिया। सचमुच उसने इस शिष्या को बेकार नहीं पाला था। मास्टर, आप ठीक हैं? अवीला ने जोर से पूछा। आपकी गुरु जिंदा रह सकती है। तिलोत्मा डगमगाते हुए खड़ी हुई और विक्की को घूरते हुए बोली, ये लड़का बहुत अजीब है, आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मास्टर, चिंता न करें, जब तक मेरे पास ये औरत है, विक्की कोई बड़ी लहरें नहीं ला पाएगा, अवीला ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। जैसा कि कहते हैं, हीरो के लिए ब्यूटी से पार पाना मुश्किल होता है। चाहे विक्की कितना भी ताकतवर हो, उसकी अपनी कमजोरियां है, और नैना राय उसकी कमजोरी है। अवीला, आप आग से खेल रही हैं और खुद को जला लेंगी। विक्की ने ठंडे स्वर में कहा, मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि तुरंत उस शख्स को छोड़ दें, ताकि आप अपनी जान बचा सकें, वरना आप आज जरूर मरेंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? अवीला ने अपने हाथ में नाइफ को थोड़ा और आगे बढ़ाया और चिल्लाई, अब आपकी औरत मेरे हाथ में है। मैं आपको पूरब जाने को कहूंगी तो आप पूरब जाएंगे, पश्चिम कहूंगी तो पश्चिम। आप मुझसे क्या लड़ेंगे? आपको सचमुच लगता है कि आप जीतने की स्थिति में हैं? विक्की ने हल्के से आंखें सिकोड़ी। वरना? अवीला ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब मेरे पास बंधक है, मुझे नहीं लगता कि आप कोई हरकत करने की हिम्मत करेंगे। आप अपने किए पर पछताएंगी। विक्की ने बंधक बनाई गई नैना राय की ओर देखा, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। मास्टर मयंक, मैंने सुना है कि आपके गोल्डन ब्लेड सेक्ट के पास एक सीक्रेट मेथड है, जो किसी की 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिडियंस को सील कर सकता है। अब कृपया एक्शन ले और इस शख्स को पहले कंट्रोल करें। अवीला ने जोर से कहा। भले ही विक्की ने अपनी स्वॉर्ड खो दी थी, उसकी एडवांस कल्टिवेशन अभी भी मुश्किल से टक्कर देने वाली थी। उसे उसकी मेरिडियंस सील करनी होगी और उसकी कल्टिवेशन को रोकना होगा, ताकि उसके मन में थोड़ा सा सुकून आए। आप दोनों जाकर कोशिश करें। मयंक देव ने पीछे मुड़कर गोल्डन ब्लेड सेक्ट के 2 एल्डर्स को आंख मारी। क्या? दोनों गोल्डन ब्लेड सेक्ट के एल्डर्स ने गला घोंटा और तुरंत घबरा गए। मंदारिन डक सेक्ट का पहले का हश्र अभी भी उनकी आंखों के सामने ताजा था। अगर वो अब आगे बढ़े तो क्या ये मौत को गले लगाने जैसा नहीं होगा? डर क्यों रहे हैं? हमारे पास बंधक है और वो निश्चित रूप से कोई प्रतिरोध नहीं करेगा। मयंक देव ने हौसला बढ़ाया। दोनों गोल्डन ब्लेड सेक्ट के एल्डर्स ने बंधक बनाई गई नैना राय को देखा, फिर स्थिर खड़े विक्की राठौर को। कुछ सेकंड की हिचक के बाद वे आखिरकार आगे बढ़े। इस स्थिति में वे मुश्किल में थे। अगर विक्की को डील नहीं किया गया तो खजाना छीनना तो दूर, शायद उनकी जान भी चली जाए। चाहे जो हो, उन्हें कोशिश तो करनी थी। अगर विक्की की 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिडियंस को सील कर दिया जाए तो वो बेकार हो जाएगा और अब कोई खतरा नहीं रहेगा। विक्की, चिंता न करें, बस कर डालिए। इस वक्त नैना राय ने अचानक बोलना शुरू किया। स्वाभाविक रूप से वो नहीं चाहती थी कि विक्की उसके लिए जोखिम ले। वैसे भी इस तरह की स्थिति में उसके पास बचने के ढेर सारे तरीके थे। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत। अगर एक शब्द और बोला तो सावधान, मैं तुम्हारा चेहरा खरोंच दूंगी।
अवीला ने सख्ती से चिल्लाया। मिस अवीला, आपने एक घातक गलती की। आपको लगा कि आपने मुझे बंधक बनाया है। असल में मैं बस आपके साथ खेल रही थी। लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, नैना राय ने हल्के से कहा। बोलते हुए उसने एक हाथ से मुद्रा बनाई और चुपके से कहा, छिपो। जैसे ही छिपो शब्द निकला, नैना राय अचानक गायब हो गई, जैसे कि हवा में उड़ गई हो। क्या हो रहा है? लोग कहाँ हैं? अजीब। अभी यहाँ मौजूद इंसान पलक झपकते गायब कैसे हो गया? इस अचानक बदलाव ने सभी को हैरान कर दिया, खासकर अवीला। उसकी आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ में नाइफ अभी भी हवा में थी, लेकिन उसके कब्जे में बंधक गायब हो चुका था। देखिए, वो वहाँ है। तभी एक तेज नजर वाले ने अचानक होटल के दरवाजे की ओर इशारा किया। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और एक खूबसूरत आकृति को धीरे धीरे चलते हुए देखा। वो थी नैना राय। बस उसकी मौजूदा लोकेशन अवीला और उसके ग्रुप से दर्जनों मीटर दूर थी। नहीं, उसे जल्दी पकड़ो। अवीला का चेहरा बदल गया और उसने तेजी से चिल्लाया। मंदारिन डक सेक्ट और गोल्डन ब्लेड सेक्ट के एक्सपर्ट्स ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत झुंड बनाकर नैना राय की ओर दौड़े। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर ये बंधक खो गया तो विक्की एक पिंजरे से निकला बाघ बन जाएगा, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। अंकल मौर्य। घेरने वाले भेड़ियों के झुंड का सामना करते हुए नैना राय ने बस हल्के से 2 शब्द बोले। इस बूढ़े गुलाम की सेवा में। एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक झुकी हुई आकृति वाला बूढ़ा आदमी दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदा और नैना राय के सामने मजबूती से खड़ा हो गया। इस पल अंकल मौर्य ने पहले की अपनी सादगी भरी शक्ल बदल दी थी। उसकी आंखें खास तौर पर तीक्ष्ण हो गई थीं। उसका पूरा ऑरा पूरी तरह एक्टिवेट हो गया था और उसका पूरा शरीर खून की एक परत से ढका था। ये एक ऐसी क्रूर ऑरा थी जो चरम तक गाढ़ी हो चुकी थी, जैसे कोई गहरी खाई और शैतान। हैरान करने वाली। जो मेरी मालकिन का अपमान करेगा वो मरेगा। अंकल मौर्य ने गहरी सांस ली, अपनी दाहिनी हथेली को सिर के ऊपर ऊंचा उठाया और फिर तेजी से नीचे मारा। रंबल। पल में आसमान और धरती का रंग बदल गया और गड़गड़ाहट फट पड़ी। एक विशाल लाल हथेली की परछाई अचानक आसमान में उतरी और फिर पहाड़ की तरह सभी पर भारी दबाव डाला। जब हथेली की परछाई नीचे दबाई गई तो घर हिल गया, जमीन फट गई और बड़ा पेड़ टूट गया। ये कहना ठीक होगा कि ये हर चीज को कुचल देने वाली थी और कुछ भी इसे रोक नहीं सकता था। ज्यादातर मार्शल आर्ट्स मास्टर्स जवाब देने से पहले ही हथेली की परछाइयों से दब गए और खून की धुंध में बदल गए। कोई हड्डी नहीं बची। सिर्फ एक हथेली से मंदारिन डक सेक्ट और गोल्डन ब्लेड सेक्ट के ज्यादातर मास्टर्स मारे गए या घायल हो गए। एक हथेली मारने के बाद अंकल मौर्य शान से खड़े रहे, जैसे कोई भगवान दुनिया में उतर आया हो, बेजोड़ दबंगई और रौब के साथ। उनके सामने 30-40 मीटर व्यास का एक 5 उंगलियों वाला गहरा गड्ढा अचानक प्रकट हुआ। गड्ढा टूटे हुए अंगों और मांस से भरा था। चारों तरफ खून और मांस उड़ रहा था। एक भी पूरा कंकाल नजर नहीं आ रहा था। ये जैसे धरती पर नरक था। ये थी अंकल मौर्य की हथेली की ताकत। एक हथेली के प्रहार से न सिर्फ जमीन में 5 उंगलियों वाला गड्ढा खोद दिया गया, बल्कि हथेली के नीचे कई मार्शल आर्ट्स मास्टर्स भी मरकर मांस में बदल गए। बचे हुए कुछ लोग जो खुशकिस्मती से बच गए, वो हथेली की हवा से कई मीटर दूर उड़ गए और घुटनों के बल गिर पड़े। लेकिन जब वे फिर से खड़े हुए तो सामने के दृश्य ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। खासकर 5 उंगलियों वाले गड्ढे की दयनीय स्थिति ने बचे हुए लोगों की खोपड़ी सुन्न कर दी। ठंडा पसीना छूटने लगा और सन्नाटा छा गया। मंदारिन डक सेक्ट और गोल्डन ब्लेड सेक्ट के ज्यादातर मास्टर्स, एल्डर से लेकर डीकंस तक, पल में खत्म हो गए। क्या मैंने गलत देखा? ये कैसे मुमकिन है? मरे। सब मर गए। दोनों सेक्ट्स के दर्जनों मास्टर्स को एक हथेली से मार दिया गया। क्या ये अभी भी इंसान है? ये तो साफ साफ शैतान है।
मंदारिन डक सेक्ट और गोल्डन ब्लेड सेक्ट खतरे में है। 1 दर्जन से ज्यादा बचे हुए लोग मौके पर जड़ हो गए, डर से कांपते हुए। अंकल मौर्य की हथेली की ताकत ने उन्हें लड़ने की हिम्मत नहीं छोड़ी। उनके दिल में सिर्फ डर बाकी था। ग्रैंडमास्टर? ये बूढ़ा आदमी वाकई ग्रैंडमास्टर है? मयंक देव की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके होंठ कांपने लगे। अंकल मौर्य की अभी की हथेली जैसे दुनिया पर दैवीय सजा थी। ये बेजोड़ थी और साधारण मास्टर्स इसे हासिल नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर, जो दुनिया के शीर्ष पर खड़ा हो, ऐसी डरावनी लेवल तक पहुंच सकता था। विक्की पहले ही डील करना बेहद मुश्किल था। अब एक अनसुने ग्रैंड मास्टर का प्रकट होना, एक के बाद एक 2 टॉप एक्सपर्ट्स का सामना करना, सचमुच नहीं पता कि वो खुशकिस्मत थे या बदकिस्मत। थप तिलोत्तमा जमीन पर ढह गई, उसका चेहरा राख जैसा हो गया। इस पल वो पूरी तरह निराश थी। सामने भेड़िया, पीछे बाघ। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और वो सिर्फ मौत का इंतजार कर सकती थी। नहीं, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। अवीला इतनी डर गई कि वो पीछे हटने लगी और सिर हिलाने लगी। उसका सुंदर चेहरा डर और आतंक से भरा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि नैना राय के पास का आज्ञाकारी बूढ़ा नौकर वास्तव में एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स मास्टर होगा। वो विक्की राठौड़ जैसे बेजोड़ टैलेंट को बॉडीगार्ड बना सकता था और एक ग्रैंडमास्टर को नौकर। वो औरत, आखिर उसकी पहचान क्या है? मालकिन, अभी कुछ मछलियां बच गई है, क्या हम उन्हें एक साथ डील करें? अंकल मौर्य की तीक्ष्ण नजरें एक एक करके दर्जन भर बचे हुए लोगों पर घूमी। जिनका भी उसकी नजरों से सामना हुआ, उन्हें लगा जैसे वो बर्फ के तहखाने में गिर गए हों और बेवजह कांपने लगे। अब वो चॉपिंग बोर्ड पर मछलियों की तरह थे और सिर्फ काटे जाने के लिए बचे थे। मुझे मत मारिए। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं बड़ों से गुजारिश करता हूं कि छोटों की गलती को नजरअंदाज करें और मुझे छोड़ दें। मयंक देव घबरा गया और थप की आवाज के साथ घुटनों पर गिर गया, रहम की भीख मांगने लगा। विक्की का सामना करके उसे लगता था कि उसके पास अभी भी लड़ने की हिम्मत थी, लेकिन अंकल मौर्य के प्रकट होने ने उसे पूरी तरह निराश कर दिया। उसके दिल में अब कोई अतिरिक्त विचार नहीं थे, सिवाय रहम मांगकर जिंदा रहने के। जान बख्श दीजिए मेरे हीरो, कृपया जान बख्श दीजिए। मयंक देव के नेतृत्व में बाकी लोग भी घुटनों पर बैठ गए और तरह तरह से कोटो करने लगे। अब डर लग रहा है? पहले कहा थे। अंकल मौर्य का चेहरा ठंडा और कातिलाना था। इन लोगों के लिए, जो हत्या और लूटपाट की कोशिश कर रहे थे, उसे जरा भी हमदर्दी नहीं थी। हम अज्ञानी थे और कुछ लोगों का अपमान किया। हम सारे खजाने सौंपने को तैयार हैं और आपसे हमें जिंदा छोड़ने की गुजारिश करते हैं। मयंक देव दुखी होकर रोया और लगातार कोटो करता रहा। इस पल उसके पास गोल्डन ब्लेड सेक्ट के लीडर की गरिमा बिल्कुल नहीं थी। बस, हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तो सबको मारने की जरूरत नहीं, नैना राय ने शांत स्वर में कहा। एक हथेली के प्रहार के बाद अंकल मौर्य शान से खड़े रहे, जैसे कोई भगवान दुनिया में उतर आया हो, बेजोड़ दबंगई और रौब के साथ। उनके सामने 30-40 मीटर व्यास का एक 5 उंगलियों वाला गहरा गड्ढा अचानक प्रकट हुआ। गड्ढा टूटे हुए अंगों और मांस से भरा था। चारों तरफ खून और मांस उड़ रहा था। एक भी पूरा कंकाल नजर नहीं आ रहा था। ये जैसे धरती पर नरक था। ये थी अंकल मौर्य की हथेली की ताकत। एक हथेली के प्रहार से न सिर्फ जमीन में 5 उंगलियों वाला गड्ढा खोद दिया गया, बल्कि हथेली के नीचे कई मार्शल आर्ट्स मास्टर्स भी मरकर मांस में बदल गए। बचे हुए कुछ लोग जो खुशकिस्मती से बच गए, वो हथेली की हवा से कई मीटर दूर उड़ गए और घुटनों के बल गिर पड़े। लेकिन जब वे फिर से खड़े हुए, तो सामने के दृश्य ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। खासकर 5 उंगलियों वाले गड्ढे की दयनीय स्थिति ने बचे हुए लोगों की खोपड़ी सुन्न कर दी। ठंडा पसीना छूटने लगा और सन्नाटा छा गया। मंदारिन डक सेक्ट और गोल्डन ब्लेड सेक्ट के ज्यादातर मास्टर्स, एल्डर से लेकर डीकन्स तक,
पल में खत्म हो गए। क्या मैंने गलत देखा? ये कैसे मुमकिन है? मरे। सब मर गए। दोनों सेक्ट्स के दर्जनों मास्टर्स को एक हथेली से मार दिया गया। क्या ये अभी भी इंसान है? ये तो साफ साफ शैतान है। मंदारिन डक सेक्ट और गोल्डन ब्लेड सेक्ट खतरे में है। 1 दर्जन से ज्यादा बचे हुए लोग मौके पर जड़ हो गए, डर से कांपते हुए। अंकल मौरी की हथेली की ताकत ने उन्हें लड़ने की हिम्मत नहीं छोड़ी। उनके दिल में सिर्फ डर बाकी था। ग्रैंडमास्टर? ये बूढ़ा आदमी वाकई ग्रैंडमास्टर है? मयंक देव की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके होंठ कांपने लगे। अंकल मौरी की अभी की हथेली जैसे दुनिया पर दैवीय सजा थी। ये बेजोड़ थी और साधारण मास्टर्स इसे हासिल नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर, जो दुनिया के शीर्ष पर खड़ा हो, ऐसी डरावनी लेवल तक पहुंच सकता था। विक्की राठौड़ पहले ही डील करना बेहद मुश्किल था। अब एक अनसुने ग्रैंड मास्टर का प्रकट होना, एक के बाद एक 2 टॉप एक्सपर्ट्स का सामना करना, सचमुच नहीं पता कि वो खुशकिस्मत थे या बदकिस्मत। थप। तिलोत्मा जमीन पर ढह गई, उसका चेहरा राख जैसा हो गया। इस पल वो पूरी तरह निराश थी। सामने भेड़िया, पीछे बाघ। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और वो सिर्फ मौत का इंतजार कर सकती थी। नहीं, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। अवीला इतनी डर गई कि वो पीछे हटने लगी और सिर हिलाने लगी। उसका सुंदर चेहरा डर और आतंक से भरा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि नैना राय के पास का आज्ञाकारी बूढ़ा नौकर वास्तव में एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स मास्टर होगा। वो विक्की राठौड़ जैसे बेजोड़ टैलेंट को बॉडीगार्ड बना सकता था और एक ग्रैंडमास्टर को नौकर। वो औरत, आखिर उसकी पहचान क्या है? मालकिन, अभी कुछ मछलियां बच गई है। क्या हम उन्हें एक साथ डील करें? अंकल मौरी की तीक्ष्ण नजरें एक एक करके दर्जन भर बचे हुए लोगों पर घूमी। जिनका भी उसकी नजरों से सामना हुआ, उन्हें लगा जैसे वो बर्फ के तहखाने में गिर गए हों और बेवजह कांपने लगे। अब वो चॉपिंग बोर्ड पर मछलियों की तरह थे और सिर्फ काटे जाने के लिए बचे थे। मुझे मत मारिए। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं बड़ों से गुजारिश करता हूं कि छोटों की गलती को नजरअंदाज करें और मुझे छोड़ दें। मयंक देव घबरा गया और थप की आवाज के साथ घुटनों पर गिर गया, रहम की भीख मांगने लगा। विक्की का सामना करके उसे लगता था कि उसके पास अभी भी लड़ने की हिम्मत थी, लेकिन अंकल मौर्य के प्रकट होने ने उसे पूरी तरह निराश कर दिया। उसके दिल में अब कोई अतिरिक्त विचार नहीं थे, सिवाय रहम मांगकर जिंदा रहने के। जान बख्श दीजिए मेरे हीरो, कृपया जान बख्श दीजिए। मयंक देव के नेतृत्व में बाकी लोग भी घुटनों पर बैठ गए और तरह तरह से कोटो करने लगे। अब डर लग रहा है? पहले कहा थे। अंकल मौर्य का चेहरा ठंडा और कातिलाना था। इन लोगों के लिए जो हत्या और लूटपाट की कोशिश कर रहे थे, उसे जरा भी हमदर्दी नहीं थी। हम अज्ञानी थे और कुछ लोगों का अपमान किया। हम सारे खजाने सौंपने को तैयार हैं और आपसे हमें जिंदा छोड़ने की गुजारिश करते हैं। मयंक देव दुखी होकर रोया और लगातार कोटो करता रहा। इस पल उसके पास गोल्डन ब्लेड सेक्ट के लीडर की गरिमा बिल्कुल नहीं थी। बस हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तो सबको मारने की जरूरत नहीं, नैना राय ने शांत स्वर में कहा। विक्की ने जब अवीला की ओर इशारा किया तो वो चौंक गई और अनायास पूछा, क्यों? अभी तक तो हम अच्छे से बात कर रहे थे, फिर अचानक मन क्यों बदल लिया? क्योंकि मुझे उन लोगों से नफरत है जो एहसान का बदला दुश्मनी से देते हैं। क्या ये ठीक है? विक्की ने ठंडे स्वर में कहा। उसे हमेशा अवीला का व्यवहार पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि उसने पहले उसे प्रभावित नहीं किया था, उसने आंखें मूंद ली थीं। लेकिन अब बात अलग थी। अगर अवीला रुकावट न बनती तो आज की मुसीबत क्यों होती? अगर उनकी ताकत काफी न होती तो शायद उन्हें मारकर धोखा दे दिया जाता। इसलिए वो अवीला के किए को माफ नहीं कर सकता था। सीनियर ब्रदर विक्की, कृपया मेरी बात सुनिए। ये मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा।
अवीला घबरा गई और दयनीय दिखने लगी। इसका आपसे लेना देना नहीं, मजबूरी में करना पड़ा। हमें खजाने की बात सिर्फ कुछ ही लोगों को पता थी। अगर आप नहीं, तो और कौन हो सकता है? मंदारिन डक सेक्ट और गोल्डन ब्लेड सेक्ट से कौन जुड़ा हो सकता है? विक्की ने सवाल किया। मैं नहीं, सचमुच मैं नहीं। जैसे कुछ याद आया हो, अवीला ने जल्दी से कहा, ये लोकेश है। लोकेश इसके पीछे है, आग में घी डाल रहा है। मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। अगर आपको कोई नाराजगी है, तो लोकेश से जाकर हिसाब चुकाइए। मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं। खाली सफाई देना मुश्किल था, और उसे एक बलि का बकरा चाहिए था। अब जब लोकेश वहां मौजूद नहीं था और इस मामले में शामिल था, वो सबसे सही उम्मीदवार था दोष लेने के लिए। अरे! लोकेश का नाम सुनकर मयंक देव ने हल्के से भवें सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं बोला। मौजूदा स्थिति में लीडर बनना ठीक नहीं था। सबसे अच्छा तरीका था अपनी सुरक्षा करना। लोकेश? विक्की ने ठंडी हंसी हंसी। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? अगर इसका लोकेश से लेना देना है, तो वो अब यहाँ क्यों नहीं है? ये तो छोड़िए कि लोकेश ने पहले उसे चुपके से सिग्नल भेजा था। अगर ऐसा न भी होता, तो उसे लोकेश पर शक नहीं होता। उसने हालात खराब देखकर पहले ही भाग लिया। अवीला ने और सफाई दी। सचमुच? अगर लोकेश भाग गया है, तो आपको दोष झेलना होगा। अगर आप नहीं मरेंगी, तो मेरा मन बेचैन रहेगा। विक्की का चेहरा उदासीन था और उसने दूर पड़ी ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड पकड़ ली। एक फुश की आवाज के साथ दर्जनों मीटर दूर पड़ी ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड तुरंत एक काली रोशनी में बदल गई और विक्की के हाथों में वापस आ गई। मत, मुझे मत मारिए। अवीला घबरा गई और बार बार रहम मांगने लगी। अगर आप मेरी जान बख्श देंगे, तो मैं आपके कहने पर कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपके लिए गाय घोड़ा बनकर काम कर सकती हूँ, गुलाम बनकर। देखकर कि विक्की अडिग था, अवीला ने अपनी मास्टर तिलोत्मा की ओर देखा और रोई। मास्टर, मेरे लिए रहम मांगिए। मैं अभी जवान हूँ और मरना नहीं चाहती। उफ! अपनी शिष्या की पुकार पर तिलोत्मा ने बस एक आह भरी और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। अब जब वो खुद को बचा नहीं सकती थी, भला दूसरों की जान मौत की परवाह करने की ताकत कहाँ थी? आज ऐसा होता तो पहले क्यों गए? अब रास्ते पर चल पड़िए। विक्की ने बकवास बंद की और बस स्वॉर्ड उठाकर वार करने वाला था। स्वॉर्ड के नीचे कोई छोड़ो। अचानक होटल के बाहर एक जोरदार चीख गूंजी। विक्की ने भवें उठाई और बगल में देखा। तभी लोकेश जल्दी में इस तरफ दौड़ता हुआ दिखा। दौड़ते हुए वो चिल्लाया, स्वॉर्ड के नीचे कोई छोड़ो, स्वॉर्ड के नीचे कोई छोड़ो। लोकेश पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा और अवीला के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ फैलाए, जैसे मुर्गी अपने चूजों को बचाती है, और घबराकर रहम मांगी। भाई विक्की। अवीला बस एक पल के लिए भटक गई थी। कृपया छोटों की गलती को नजरअंदाज करें। एक बार मौका दें और उसकी जान बख्श दें। भाई लोकेश, इस औरत का दिल सांप बिच्छू जैसा है, आप उसे क्यों बचा रहे हैं? विक्की ने हल्के से भवें सिकोड़ी। उसे लोकेश का कैरेक्टर और स्टाइल कुछ हद तक पसंद था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो इस दलदल में फंसे। भाई विक्की, अवीला मेरी मंगेतर है। मेरी जिम्मेदारी है उसे बचाने की। कृपया हमारे साथ खजाने की खोज के नाते उसे छोड़ दें। लोकेश सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। भाई लोकेश, क्या आपको पता है कि उसने अभी सारा दोष आप पर डाल दिया? ऐसी नाशुक्रगुजार औरत को चाहने की जरूरत नहीं। विक्की ने कहा। भाई विक्की, सारी गलतियां मेरी है। मैंने अवीला को रोकने की सलाह नहीं दी। अगर आपको मारना है, तो मुझे मारिए। मैं अवीला के गुनाहों का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। लोकेश ने गंभीरता से कहा। आपके साथ क्या दिक्कत है? विक्की कुछ लाचार हो गया। उसने दीवाने लोग देखे थे, लेकिन इतना दीवाना कोई नहीं देखा था। भले ही उसे पता था कि अवीला उसका इस्तेमाल कर रही थी, फिर भी वो इतने पूरे दिल से उसका बचाव कर रहा था। वाकई कोई उम्मीद नहीं थी। भाई विक्की, मैंने पहले कभी किसी से भीख नहीं मांगी। इस बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ।
लोकेश ने नीचे झुककर और जोर से सिर जमीन पर मारा। ठीक है, आपके लिए मैं आज उसकी जान बख्श देता हूँ। विक्की ने सिर हिलाया और आखिरकार ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड नीचे रख दी। धन्यवाद, भाई विक्की। लोकेश ने कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। धन्यवाद, सीनियर ब्रदर विक्की, मुझे न मारने के लिए। अवीला खुशी से चहक उठी। अभी ज्यादा खुश न हो। भले ही मैं आपको न मारूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको आसानी से छोड़ दूंगा। विक्की के बोल खत्म होते ही उसने हवा में एक हथेली से अवीला के पेट पर वार किया। अवीला ने कराहते हुए कुछ कदम पीछे लिए, फिर उसके घुटने जवाब दे गए और वो सीधे जमीन पर ढह गई। मुंह और नाक से खून बहने लगा। आपने मेरी कल्टीवेशन बर्बाद कर दी। अवीला ने अपने पेट को पकड़ा, हैरान और गुस्से में थी। अगर मैं आपको बर्बाद न करूं, तो क्या आप भविष्य में फिर बुराई करेंगी? विक्की ने सहजता से कहा। अवीला ने दांत पीसे, गुस्से में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। भाग जाइए। विक्की ने ठंडी सांस छोड़ी। अवीला, चलो। लोकेश ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत अवीला को सहारा देकर डगमगाते कदमों के साथ चला गया। सब चले जाइए। नैना राय ने हाथ हिलाया और दोनों सेक्स के बचे हुए लोग तुरंत तितर-बितर हो गए। होटल में हुई हलचल ने कई ताकतों को चौकन्ना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने मंदारिन डक सेक्ट और गोल्डन ब्लेड सेक्ट के मास्टर्स को भागते देखा, तो उनके रोंगटे डर से खड़े हो गए। दोनों सेक्ट्स के इतने सारे मास्टर्स को दबाने की ताकत, ये साबित करता था कि होटल में अथाह ताकतवर लोग छिपे थे। जो भी लालच करने की हिम्मत करेगा, वो निश्चित रूप से अपनी मौत को बुलाएगा। तूफान के बाद रात शांत रही। अगले दिन सुबह विक्की अभी उठा था कि अचानक एक हैरान करने वाली खबर उसके कानों तक पहुंची कि स्टोरी यही खत्म होती है, क्योंकि मुझे खुद ही स्टोरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको फिर भी पढ़ना हो तो मैं नॉवेल का लिंक अपने टेलीग्राम में दे दूंगा। और अब दूसरे नए स्टोरी को शुरू करने जा रहे हैं।